नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं। प्रशांत सिंह जी हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज इनकी इसी खूबी, तीसरी खूबी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार स्वतंत्र पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का ये कार्यक्रम जो है केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें कैपिटल हेडलाइंस देखे बिना नींद नहीं आती, क्योंकि काफी लेट हम ये शो कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यकीन मानिएगा, जिनको वाकई कैपिटल हेडलाइंस देखे बिना नींद नहीं आती है। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम काफी देखे और सराहे जा रहे हैं। कम से कम जितनी हमारी उम्मीद है उससे ज्यादा आप हमें देख रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जिसके बारे में आप सुबह से ही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आए हैं। इनके अलावा 13 राज्यों में उपचुनाव थे, उनके भी नतीजे आए हैं। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उनके भी नतीजे आए हैं। और ये नतीजे जो हैं, इससे सबसे ज्यादा खुश भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनकी टीम है। हालांकि जीत थोड़ी थोड़ी सबको मिली है। कांग्रेस, जिसको लूजर बताया जा रहा है पूरे दिन का, उसको भी जीत मिली है। कर्नाटक में तीनों विधानसभा सीट उन्होंने जीती है। झारखंड में जेएमएम के साथ मिलकर जीत हासिल की है। क्या तस्वीर है ये एक बार आपके सामने मैं रख देता हूं, उसके बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस चुनाव और इसके नतीजों के क्या मायने हैं, किस नेता के लिए मायने क्या है, कौन विनर है और कौन लूजर है। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र के नतीजे आप देख ही चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 288 में से 133 सीटें हासिल की हैं। शिवसेना, जो शिंदे की शिवसेना है, बहुत से लोग अब भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहले शिवसेना एक थी, अब 2 टुकड़े हैं। उन टुकड़ों में शिवसेना जो शिंदे साहब की है, जो मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख तक, उनको 57 सीटें मिली हैं। एनसीपी अजीत पवार, जिनका लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब था और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उनको राइट ऑफ कर दिया गया था, वो 41 सीटें जीतने में कामयाब रहे। और उद्धव ठाकरे, जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से गरज रहे थे, संजय राउत गरज रहे थे, उनके हिस्से सिर्फ 20 सीटें आई। 90 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस का तो समझिए कि बंटाधार हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 15 सीटें मिली हैं। एनसीपी एसपी यानी शरद पवार, जिन्हें बहुत से लोग महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य मानते हैं, सिर्फ 10 सीटें जीत पाए हैं। 80 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी 20 नवंबर को, उनकी बेटी का एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ था जिसे उन्होंने खारिज किया था। कहीं उसका नुकसान हुआ है या भारतीय जनता पार्टी की जो एक आंधी आई है उसमें इनकी उम्मीदें उड़ गई हैं, इसका विश्लेषण आगे तक होता रहेगा। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जरूर जीती हैं। 2 ही सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीती हैं और 2 सीटें महाराष्ट्र के चुनाव में जीती हैं और जेएसएस को 2 सीटें मिली हैं। तो ये एक तस्वीर है महाराष्ट्र विधानसभा की, जो आप में से बहुत से लोगों ने देख ही लिया होगा। झारखंड में बिल्कुल उल्टा हुआ है। 81 सीटें वहां हैं और हेमंत सोरेन साहब, जिन्हें घेरने की बहुत कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था। शिवराज सिंह चौहान वहां कैंप कर रहे थे, हिमंता विश्वा शर्मा वहां कैंप कर रहे थे, लेकिन अकेले हेमंत सोरेन ने पानी पिला दिया है। कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनको 34 सीटें मिली हैं और इस गठबंधन को जीत दिलाने का श्रेय भी हेमंत सोरेन के सर पर रखा जा रहा है, वो ताज। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 21 सीटें जीत पाई है। राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली है। सीपीआई एमएल को 2 सीटें मिली है। एएचएस यूपी को 1 सीट मिली है। तो ये दोनों जगह की बात है। कांग्रेस के लिए राहत यह है कि वायनाड लोकसभा चुनाव जीत गई हैं प्रियंका गांधी, और ये एक बड़ी खबर है आज की दिन की। वो एक विनर है, पहला चुनाव लड़ी, पहला चुनाव जीत गई। 4 लाख से ज्यादा वोट, 4,10,000 का जीत का अंतर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए दूसरा झटका लगा। नांदेड़ लोकसभा, जो कि कांग्रेस ने जीता था आम चुनाव में, उपचुनाव में वो हार गई है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। तैयारी दोनों पार्टियों की अच्छी थी, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में था, जैसा हमने बताया था। और वहां 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, क्योंकि 1 सीट आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल ने जीती है, बाकी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है।
नतीजे से नाखुश हैं अखिलेश यादव, और उन्होंने कहा है कि असली संघर्ष अब शुरू होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब, जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव के दौरान सीटें घटी थी भारतीय जनता पार्टी की, 62 से घटकर 33 पर आ गई थी, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं साख की लड़ाई थी। अकेले दम पर योगी आदित्यनाथ और बाकी जो भी नेता थे उनसे कमतर थे, यानी उनके कद के मुकाबले के नहीं थे। वो तमाम नेता प्रचार कर रहे थे, लेकिन साख की लड़ाई जीतने में कामयाब रहे योगी आदित्यनाथ। और उपचुनाव जिस दिन वोटिंग हुई थी, पुलिस प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगे, कई तस्वीरें भी आई, लेकिन कुल मिला के जैसा कहा जाता है, जो जीता वही सिकंदर। सवाल उठे हैं, लेकिन इन सवालों के पहले जो सवाल उठे थे साख पर, रुतबे पर, जीत दिलाने की ताकत पर, तो योगी आदित्यनाथ साहब ने दिखाया कि उनके अंदर वो करिश्मा बाकी है। 7 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। और बिहार में वहां तो एनडीए ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया। डॉक्टर साहब को उम्मीद थी, जो 2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 4 में से ज्यादातर सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, लेकिन उस दिन हमने कहा था, प्रशांत सिंह जी ने दावा किया था कि एनडीए सारी सीटें जीतने जा रहा है, तो वो सारी सीटें बिल्कुल मिल गई है एनडीए को। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की भी बात होनी चाहिए, 6 सीट टीएमसी ने जीत ली। पंजाब में 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। वही मैं कह रहा था कि बात भारतीय जनता पार्टी की बहुत हो रही है, टीएमसी की उतनी बात नहीं हो रही, आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही, लेकिन इन सब ने अपना गढ़ बरकरार रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी 5 सीटें जीती हैं। कर्नाटक, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था, कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। असम में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है। तो ये एक चुनाव नतीजे, एक तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। इसके बाद नेताओं का विश्लेषण हम करेंगे। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कहेंगे, चुनाव नतीजे जो आज आए हैं आपकी उम्मीद के मुताबिक हैं? कहीं कुछ तब्दीली आपको नजर आ रही है? क्या आपने जो अनुमान लगाया था वैसा ही है? कुछ अलग तस्वीर सामने आई है? देखिए, ऐसा है कि एक दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जब चुनाव शुरू होने वाले थे, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तब एक धारणा बनाई जा रही थी राष्ट्रीय स्तर पर कि भाजपा के लिए झारखंड आसान है और महाराष्ट्र कठिन है भाजपा गठबंधन के लिए। तो लेकिन हम लोग बहुत लेट में एक विश्लेषण कर रहे थे, तो उस दिन हम बोले थे ये बात कि हमको ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र ही आसान हो गया है भाजपा गठबंधन के लिए और झारखंड थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और मेरी अनुमान के विपरीत झारखंड मुश्किल ही नहीं, झारखंड तो पूरा भाजपा के लिए डिवाइकल हो गया। भाजपा बहुत बुरी तरह वहां से डूब चुकी है झारखंड में। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, जो हम लोग सोच रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी और उसमें बढ़त भाजपा गठबंधन को रहेगी, लेकिन वहां भी ठीक अनुमान के से भी ज्यादा ये हुआ कि वहां भी विपक्ष के लिए डिबैकल हो गया। वहां कांग्रेस का गठबंधन जो है पूरी तरह डूब चुकी है, क्योंकि ऐतिहासिक विजय हुआ है। एक पार्टी या कहिए कि प्री पोल अलायंस की जो विक्ट्री है, 50 साल में सबसे बड़ी विक्ट्री है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में एड्रेस करते हुए अपने लोगों को बताई। तो ये चीजें हैं। तो और भाजपा को भी अभी तक महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में ऑल टाइम हाई 133 सीटें मिलना और अकेले बहुमत के लिए 145 सीटें होनी चाहिए, मात्र 12 सीटें कम रह गई भाजपा वहां से। ये चीजें हुई है। इसके अलावा आप देखें तो 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे भाजपा के अलायंस में चुनाव लड़े थे, भले बाद में वो विपक्ष के साथ जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ले लिया। तो भाजपा के साथ अलायंस में थे, तो उनके साथ वो एकनाथ शिंदे उनके साथ उनकी पार्टी में थे। तब दोनों मिलकर ये लोग 56 सीटें जीत पाए थे। इस बार अकेले एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं, हालांकि वो भाजपा के अलायंस में है। और डिबैकल इसमें हुआ है उद्धव ठाकरे की, तो वो बहुत कम पर आ गए, मतलब जितना वो सोच नहीं सकते थे उतना नीचे आ गए। चलिए, वो तो अलग बातें हैं, नीचे ऊपर जाना। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि पूरा मराठा, वहां जो पिछले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी मात्र 1 सीट लोकसभा की जीत पाई और शरद पवार वहां भारी पड़े, तो ऐसा लगा कि अजीत पवार का राजनीति अब खत्म हो गया। लेकिन आज
जो रिजल्ट आया उसने दिखा दिया कि अब चूंकि शरद पवार तो खुद सक्रिय राजनीति से लगभग अलग हो चुके हैं और 82-84 साल के हो चुके हैं और वो अब रिटायरमेंट ही उनका माना जाए, और उनकी बेटी कोई नॉन एंटिटी है, उनको इस बार कोई पद मिल जाता तो वो रिवाइव कर जाती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब उनकी पूरी पार्टी ही डाइल्यूट कर जाएगी और वो शरद पवार जी की पूरी लिगेसी अब अजीत पवार के साथ आ चुकी है, इस्टेब्लिश भी हो चुकी है। तो हमको लगता है कि अब दो पार्टियों का डेस्टिनी तय हो गया। उद्धव ठाकरे चूंकि दो नाव पर सवार हैं, हिंदुत्व के पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं और उधर सेकुलर आइडेंटिटी को भी उन्होंने, बहुत सारे मौलानाओं ने तो उनको जनाब उद्धव ठाकरे बोला और उस पर वो खुशी जताते नजर आ रहे थे। तो दो नावों पर चढ़ने के चलते अब उनका भी मोटा मोटी डेस्टिनी तय हो चुका है कि ये दो पार्टियां महाराष्ट्र की राजनीति से एलिमिनेट होने वाली हैं। तो अब वहां ले देकर भले ही कांग्रेस की सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी से कम आई हैं, लेकिन अब वहां मैदान में अकेले विपक्ष वाले स्पेस में अकेले कांग्रेस रह जाएगी। आने वाले चुनावों की बात मैं कर रहा हूं। तो ये एक चीज वहां महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति की लगभग दिशा बदल चुकी है। ये चीजें हुई हैं। तो और जब झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए ये हुआ है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा में आ गए थे, घर वापसी तो उनकी हुई थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो भाजपा से अलग रहे थे और बहुत ही तीखा विरोध करते थे भाजपा का। तो उस आइडेंटिटी को लोगों ने, जो उनका के मानस में जो कैच हो गया था, उस आइडेंटिटी को खत्म वो नहीं कर पाए और इसलिए ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा में आने के बाद भी लोगों को ये सब चीजें पची नहीं, वो स्ट्राइक नहीं कर पाए। फिर हेमंत सोरेन का जो गिरफ्तारी हुआ था उससे आदिवासी मानस को सेंटीमेंट हर्ट हुआ था, वो भी फायदा मिला। तीसरी बात है कि हेमंत सोरेन की पत्नी, वो 8 महीनों में इतनी जबरदस्त ढंग से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। और वैसे तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मैदान में उतरी, लेकिन वो नहीं करिश्मा कर पाई जो झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी ने करिश्मा कर दिखाया। उनकी सभाओं में इतनी जबरदस्त भीड़ होती थी कि शायद ही किसी और नेता की सभाओं में उतनी भीड़ होती होगी, और उनका अपील, उनका भाषण देने का तरीका, ये सब चीजें झारखंड में रंग लाया। फिर झारखंड में ये जो है मैया सम्मान योजना, इसने भी रंग लाया और महिलाओं का बहुत बड़ा चंक ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके अलायंस पार्टनर्स के पक्ष में गया। इसके अलावा चंपई सोरेन को लेना भी हमको लगता है कि लोगों को नहीं पचा कि जहां मतलब भाजपा इस तरह की काम कर रही है कि वहां से खींच कर ला रही है, यानी भाजपा में आत्मविश्वास की कमी है, इस रूप में लोगों ने लिया। और इसका नतीजा देखिए कि चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र में सिर्फ अपना सीट बचा पाए, बाकी 6-7 सीटों पर सारी की सारी सीटें भाजपा का गठबंधन वहां हार गया। और एक और चीज हुई है कि सुदेश महतो, जो पहले वहां का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स माने जाते थे, वो अब आज के डेट में आउटडेटेड साबित हुए, बल्कि उनकी जगह पर जयराम महतो, वो इस इन लोगों के अलायंस में है, यूपीए वाला इंडी अलायंस में है, तो वो ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। तो इन सब चीजों को ले देकर यही नतीजा निकला कि झारखंड में इनका सुपड़ा साफ हो गया भाजपा अलायंस का, और महाराष्ट्र में तो जो हुआ सो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। जी सर, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, लगता है नींद आ रही है, थोड़ा लेट हो चुका है कार्यक्रम और डॉक्टर साहब शायद आज अपने बेस से भी दूर हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकलन थोड़ा थोड़ा गलत हो गया इस बार, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो वात्सल्य जी कहा था कि हम लोग के आकलन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो आकलन हुए सारे ये सर्वे किया लोगों ने, एजेंसियों ने, और वो सर्वे फेल कर गया, पार्लियामेंट के चुनाव में भी और हरियाणा और ये कश्मीर के चुनाव में भी। तो हमने ये कहा कि करने का कोई औचित्य नहीं है, और फिर इस बार हुआ। इस बार भी जो आकलन था एजेंसियों का, उससे विपरीत है। यह आकलन नहीं था, झारखंड में था कि
सरकार बीजेपी बनाएगी, वहां भी था कि बीजेपी लगभग सरकार बनाएगी। मेजोरिटी ऑफ जो एजेंसी थे वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र में भी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये कोई नहीं बता रहा था। तो अब तो रिजल्ट जो सामने है उसको इनकार आप नहीं कर सकते हैं, वही रिजल्ट है। लेकिन माहौल कहीं ठीक नहीं है। कहीं भी राजनीति में चुनावी मुद्दा जो है विकास का, रोजगार का, जो आम पब्लिक के फायदे की चीज हो, उनके जीवन में सुधार का हो, वो कहीं आ नहीं रहा है। ये राजनीति का दुखद पहलू ये है, जीत अपने जगह पर है, हार दूसरी जगह पर है, लेकिन आम लोगों की बेहतरी के लिए जो काम होना चाहिए था, जो संवाद का होना चाहिए था, वो कहीं है नहीं। ये राजनीतिक दलों में नैतिकता का अभाव है, वो समझ बूझ का अभाव है और भाषा का अभाव है। भाषा इतने कटु होते जा रहे हैं आपस में। जी जी डॉक्टर साहब, ये हम किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं कि क्या राजनीति का रुख है। आज तो बात होगी नतीजों की, आज बात होगी जीत हार की, आज बात होगी कि किसने क्या अनुमान लगाया था। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे लिए, मैं मानता हूं कि अगस्त का महीना एक टर्निंग पॉइंट था। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लो पॉइंट पर थे। जो नतीजे जून में आए थे वहां एक झटका मारा गया था। हालांकि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी लोकसभा चुनाव में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि नारा था आपकी बार 400 पार का, और जब 293 पर एनडीए रुक गया था तो उसे झटका मारा गया। 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था उसमें कई मुद्दे उन्होंने खासतौर पर यूसीसी की बात की थी और तमाम दूसरी बातें की थी। तो मैंने कहा था, उस दिन भी मैंने कार्यक्रम किया था, एक समीक्षा की थी और हमने कहा था कि वो टर्निंग पॉइंट है। 16 तारीख को जब चुनाव आयोग ने कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का ऐलान किया था, अगर उसी समय महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव का ऐलान हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव होती। कहीं ना कहीं एक रणनीति का प्लॉट कई लोगों ने माना कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में चुनाव करा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि एक स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग अपने फैसले खुद लेता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद वहां से एक तस्वीर बदलनी शुरू हुई। कई लोग मान के चल रहे थे कि जिस तरह से डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है और जहां जम्मू की सीटें बढ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतर तैयारी थी। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे और एक ग्लोबल फिगर बनने की वो तैयारी में थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि वो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है 2-2.5 साल से, उसको रुकवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाद में पुतिन साहब ने उसको एंडोर्स किया था और मैंने कहा था कि जब घर में वो घिर रहे हैं तो ग्लोबल नेता की एक इमेज बनाकर वो अपनी इमेज डेवलप कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे जो लगता है, अमित शाह साहब लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और जब माना जा रहा था कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है और कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी आम आदमी पार्टी आगे बढ़कर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस समय जेल से ताजा निकले थे। उन्होंने एक ऑफर किया था कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, सिर्फ 10 सीटें दे दीजिए, लेकिन वहां राहुल गांधी फैसला नहीं ले पाए, उनकी टीम फैसला नहीं ले पाई। हरियाणा कांग्रेस ने जो हारा, वहां से महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट लिखी गई। ये मेरा अपना एक नजरिया है, मेरी अपनी एक सोच है। और उद्धव ठाकरे को या सुप्रिया सूले को मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र में चेहरा ना बनाना, ये भी मुझे लगता है कि एक कांग्रेस का एक गलती थी, एक मिस्टेक थी मेरी नजर में। क्योंकि अगर आपने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है, नाना पटोले तो कल तक, नतीजे आज 23 तारीख को आए हैं, 22 तारीख तक क्लेम कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। आपकी 15-16 सीट आ रही है, आपको अंदाजा नहीं है, आपके जमीन के नीचे से कारपेट खिंच गई है और आपको पता नहीं है। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा स्वीप नहीं किया है। जहां जो पार्टी मजबूत है, जेएमएम झारखंड में मजबूत है, वहां उसने दम दिखाया है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीएमसी जिसने बंगाल में अपनी ताकत दिखाई है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी ताकत दिखाई है, कर्नाटक में जो लोग कांग्रेस को चला रहे हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन महाराष्ट्र की हार इतनी बड़ी हार है कि उस सदमे से कांग्रेस के नेता उबर नहीं पा रहे हैं। जीती प्रियंका गांधी भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सिंह साहब, आपसे इस बारे में मैं एक कमेंट ले लेता हूं कि जो गंवाया था भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से लोगों की नजर में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्या अब बहुत हद तक ये साल बीतते बीतते भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया है?
जी, देखिए साइकोलॉजिकली यदि कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है पूरे राजनीतिक परिदृश्य में। ये तो ठीक है, 2 ही स्टेट में चुनाव हुए, बाकी उपचुनाव हुए। तो लेकिन सारा का दारोमदार यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है। अब इसको थोड़ा सा और सी, आपने बहुत सारी बातें कही और डॉक्टर साहब ने भी कुछ बातें कही, मैं उन सब चीजों में भी थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, झारखंड का जो चुनाव था, वो झारखंड का चुनाव बटोगे तो कटोगे और बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का मुख्य मुद्दा था। जबकि विपक्ष का जो मुख्य मुद्दा था वो मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन का सहानुभूति और उनकी पत्नी का काफी एक्टिव होना और बड़ा कंसर्टेड एफर्ट के साथ तमाम गठबंधन, वहां कांग्रेस और झामुमो और माले कम्युनिस्ट पार्टी और राजद सब मिलके बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़े हैं और भाजपा में तमाम खामियां देखने को मिली हैं। तो एक रघुवर दास का परिवारवाद भी वहां मुद्दा बन गया था। उनकी हालांकि जीत गई, उनकी बहू या बेटी कोई खड़ी थी, जीत गई चुनाव अपनी सीट से, लेकिन वो भी एक मुद्दा बना था। तो ये सब चीजें, और पहले भी मैं बता चुका कि कैसे सुदेश महतो वगैरह, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ये सब चीजें। लेकिन कुल मिलाकर झारखंड का जो चुनाव था वो राष्ट्रीय स्तर का महत्व गेन नहीं कर सका और ना ही अंतरराष्ट्रीय महत्व का, जैसे महाराष्ट्र ने गेन किया। महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तर और बल्कि कहें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित चुनाव हो गया। और इसका एकमात्र कारण है कि हम देख रहे हैं कि जो प्रो मोदी लोग हैं, प्रो भाजपा लोग हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और एंटी भाजपा के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा रिपीट हुआ है महाराष्ट्र में। इसका कारण आप यहां से थोड़ा सा समझिए कि हरियाणा के चुनाव को, भले वो झारखंड से भी छोटा चुनाव है लोकसभा सीटों के मायने से अगर देखें तो, वहां 10 सीटें हैं, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। तो लेकिन गेन कैसे कर लिया कि वहां किसान, पहलवान और वो जो एक गई थी पेरिस ओलंपिक में, वहां से हार गई, वो पेरिस ओलंपिक में उनको जानबूझकर हराया गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यहां तक उस बात को लगाया गया चुनाव में कि हराया गया और उसमें भी मोदी का हाथ है। इस तरह की चीजें, इंप्रेशन, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। वहां महेंद्र सिंह टिकैत, वहां जोगेंद्र यादव, वहां तमाम वो लोग जो शाहीन बाग और किसान आंदोलन और दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी डालने वाले में थे, और वो लोग भी एक्टिव थे। चढ़ूनी वगैरह जो मोदी जी के पंजाब विजिट में और वो तमाम रास्ता रोकने का काम किया था, उनको वापस आना पड़ा और उनको बहुत सारे ट्वीट करने पड़े, जिसपे चरणजीत सिंह चन्नी ने व्यंग भी किया था। दोनों के पीछे मोदी जी के उनके बीच में वाक युद्ध चला था, बहुत सारी चीजें। तो उस तरह से हरियाणा एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया था। वही स्थिति महाराष्ट्र में बन गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस ओर देख रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में घुलट जाती है बीजेपी तो एक साइकोलॉजिकली विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा ये होगा। लेकिन लोग ये चीज नहीं देख पा रहे थे कि विगत लोकसभा चुनाव में शायद विपक्ष भी इस भ्रम में फंस गया कि विगत लोकसभा चुनाव में मात्र 17 सीटें भाजपा नीत गठबंधन को आया और कांग्रेस नीत गठबंधन को 30 सीटें आई। और इस भ्रम में लोग रह गए कि दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि भाजपा वहां उस गैप को भर नहीं पाएगी। लेकिन आप एक चीज पर गौर कीजिए, जो वोट परसेंटेज है, मतदान प्रतिशत है, वो क्या हुआ? 43.7% कांग्रेस नीत गठबंधन को मिला है। लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। और भाजपा नीत गठबंधन को कितना मिला है? 43.5%। कितना माइनर गैप है, कितना छोटा सा गैप है। सीटों का गैप बड़ा हो गया लेकिन वोटिंग का गैप कितना कम हो गया। आप कैसे नहीं अंदाज लगा पाए कि भाजपा जैसी पार्टी जो माइक्रो मैनेजमेंट करने में इतनी सक्षम है, उसका संगठनात्मक ढांचा जो है इतना मजबूत है और इतना इफेक्टिव है कि उस गैप को वो नहीं भर लेगी। आप कैसे अंदाज लगाकर बैठ गए?
तो ये चीजें आप भाप नहीं पाए। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सुप्रिया सुले या उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी जाती तो विपक्ष निश्चित रूप से बेहतर पोजीशन में होता, क्योंकि जनता के बीच ये भी इंप्रेशन गया कि जैसे ही ये लोग जीत जाएंगे, इन लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पद के लिए इतना सिर फुटौल होगा कि पता नहीं कौन सी पार्टी किधर टूट के चली जाएगी, कौन सी पार्टी किधर टूट के चली जाएगी। और ऐसे भी अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में भी वो चाहे तो अपनी सरकार बना ले, तो पता नहीं किसको कहाँ कैसे मैनेज कर लेंगे, सरकार उनकी बन जाएगी। तो ये जो समस्या है, इस समस्या से निजात पाने के लिए आपने जो बात कही कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देना चाहिए था, वो लोग नहीं कर पाए, वहां भी फेल्योर रहे। और इस चुनाव में वोट परसेंटेज मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं निकाल पाया हूं, लेकिन इस बार देखिएगा कि 45% से भी ज्यादा वोटिंग इनके फेवर में हुआ है, भाजपा नीति गठबंधन के फेवर में। और 40% से भी नीचे आ गए हैं ये लोग विपक्ष वाले। माने बहुत बड़ा गैप दोनों के बीच में आया है, खाली सीटों का गैप ही नहीं आया है, वोटिंग का भी, वोट परसेंटेज का भी गैप बहुत ज्यादा आ गया है। ये सारी बातें हुई है। इसके अलावा एक चीज और हुई है, ये अडानी का मुद्दा अचानक जो उठा, ये भी वहां कुछ काम किया है कुछ हद तक, क्योंकि एक धारावी में प्रोजेक्ट है जो अडानी ने विन ओवर किया, हालांकि वह बहुत पहले डिसाइड हो गया था, लेकिन लोगों का ये इंप्रेशन था कि जैसे ही भाजपा नीति गठबंधन वहां से चुनाव हार जाती है, वैसे ही ये लोग बदल कर वहां उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके ये डीएलएफ को दे देंगे, क्योंकि डीएलएफ भी उस बीच में शामिल था, अडानी के सामने वो हार गया, तो डीएलएफ को दे देंगे। और डीएलएफ का जो है रॉबर्ट वाड्रा और इनके पूरा इस परिवार के साथ पुराना संबंध है, हरियाणा राजस्थान कहां कहां जमीन घोटाला से संबंधित आरोप लगते रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर मिला जुला के महाराष्ट्र में हावी हुए हैं, काम किए हैं, और उसका खामियाजा पूरा विपक्ष को वहां भुगतना पड़ा है। जी हाँ जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी समझ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, कांग्रेस जो पिछले कई चुनाव से कर रही है, जहां वो चुनाव हारते हैं, वो ईवीएम, चुनाव आयोग, इसी पर बात करते हैं, वो आत्म अवलोकन नहीं करते। हालांकि उनके कई सहयोगी जीते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टीएमसी ने जीत हासिल की है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की है, झारखंड में तो वो भी उस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस खुद है, बेंगलुरु में है। आत्म अवलोकन करना ठीक नहीं होगा ईवीएम की बात करने की बजाय? एक बात मैं क्लियर कर लूं, सिंह साहब ने अभी कहा कि अडानी जी के प्रकरण का असर पड़ा, चुनाव के बाद अडानी जी का ये मामला आया है सामने। 20 तारीख को इलेक्शन खत्म हो गया है। मामले की बात नहीं कर रहे थे, वो केवल धारावी के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। ये जो मामला खुला है, इस मामले की या अभियोग की शायद उन्होंने बात नहीं की थी। ने बात उन्होंने अडानी की कही, अभी तो यही है करंट है। तो ये चुनाव के बाद आया है, इसलिए इसका कहीं कोई असर नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने किया कि रॉबर्ट वाड्रा का जमीन का घोटाला का, तो 10 साल 8-10 साल से दोनों पार्टी की दोनों जगह पे सरकार रही, हरियाणा में भी और देश में भी, और रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ नहीं पाए, बल्कि चार्जशीट नहीं कर पाए, और कोर्ट ने क्लियरेंस दिया कि नहीं, इस तरह के कोई बात नहीं है, कहीं कोई संलिप्तता नहीं है। तो बात तो ये होनी चाहिए। मैंने आरोप की बात खाली कही मैंने, इसीलिए। जी, आरोप नहीं लगाया गया, कोई एविडेंस नहीं आया, इसलिए पुलिस आरोप नहीं लगा पाई, कोर्ट में दे नहीं पाई, पार्टियां केवल आरोप लगाते रही, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आरोप नहीं लगा पाई है आज तक, इसलिए कोर्ट ने उस केस को खारिज किया है। देखिए, जरूर कहीं न कहीं इंडी गठबंधन की कमजोरी है, तब न ये हारे हैं, और उनकी मजबूती है, वो जीते हैं। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, वो जीत वहीं रहे हैं जहां उनकी सरकार रह रही है। सरकार जहां नहीं है तो हम मुश्किल में पड़ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, जनता वहां उनके साथ क्यों नहीं आ पा रही है भाई। हाँ, ये हो सकता है कहीं काम बढ़िया करते होंगे, इसलिए जनता साथ हो गई होगी और बहुत वोट दे रही, ये हो सकता है।
मैं सहमत नहीं हूं। क्या राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर साहब? नहीं, हरियाणा में तो थी ना। छत्तीसगढ़ में हरियाणा में ये तो मिक्स एंड मैच बात है ना डॉक्टर साहब। और जम्मू नहीं, कश्मीर में तो सीधा सेंटर का ही रूल था। हरियाणा में हमें देखिए, मैं आपको वही जो मेरा सवाल था उसी में आप और पेच पैदा कर रहे हैं। आत्मावलोकन करने की जरूरत है या इस तरह के बहाने खोजने की जरूरत है? सवाल तो यही था। सवाल ये था, देखिए आप देखिए, फेस ढकने के लिए तमाम चीजें की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे मुद्दे, ऐसे मोर्चे पर देश खड़ा हुआ है जब एक उम्मीद की जा रही थी कि मजबूत विपक्ष सामने होगा, और उस मजबूत विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी साबित हो रही है। इस बात को बहुत सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी दल हैं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चुनाव में वो मजबूती के साथ उतर रहे हैं। ये बात तो आप हेमंत सोरेन के लिए भी कह सकते हैं, ये बात तो आप ममता बनर्जी के लिए भी कह सकते हैं, ये बात तो आप आम आदमी पार्टी के लिए भी कह सकते हैं। उन्हें जो जीतें मिली हैं अपनी सरकार रहते हुए मिली हैं। सवाल यह है कि क्या जो नतीजे आए हैं, चाहे वो हरियाणा के नतीजे आए हो, चाहे महाराष्ट्र के नतीजे आए हो, क्या कांग्रेस को कोई सबक लेने की जरूरत है या बहाने इसी तरह के बनाने की जरूरत है? सबक लेने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, बहाने अगर हम और करेंगे तो अभी से लेके सुबह तक हो जाएगी। बात पूरी करने दीजिए वात्सल जी। कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है और उसे अकेले चलने की जरूरत है। इन पार्टियों में बट करके कांग्रेस जो ओरिजिनल चाहिए, जिसको कांग्रेस को जो पब्लिक जिस कांग्रेस को पसंद करती है, वो कांग्रेस रह नहीं पा रहा है, इसलिए उसको घाट खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक चीज और क्लासिक बात है वात्सल जी, झारखंड में जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन जितने परसेंट पोल हुए उतने ही परसेंट काउंटिंग के दिन तक पोल रहे, लेकिन महाराष्ट्र का पोल परसेंटेज घटते बढ़ते रहा। पोलिंग के दिन जो डिक्लेयर हुआ उससे 5% 6% ज्यादा डिक्लेयर हो गया काउंटिंग के दिन। ये भी गौर करने की चीज है। और टीएमसी पर लोग आरोप लगाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि जो नतीजे हैं वो फेयर नहीं है? जो नतीजे आए हैं वो फेयर नहीं है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? डॉक्टर साहब सीधे बताइए, इशारों में बात मत कीजिए। क्या बिहार में नतीजे फेयर नहीं? ये पता करने की जरूरत है। आप एक वकील आदमी है, जज जो फैसला सुनाता है वो तथ्यों के आधार पर, इशारेबाजी से चीजें सामने नहीं आती। देखिए, ये चीजें दिक्कत कांग्रेस के साथ यही हो रही है। दिक्कत कांग्रेस के साथ यही हो रही है कि कांग्रेस को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है। जब हरियाणा में एक ऑफर आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो उनको विश्वास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें जब उनको समाजवादी पार्टी दे रही थी तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। जमीन पर उनका कैडर था नहीं, अखिलेश यादव को अकेले छोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी से आप अलग हो गए, टीएमसी से आप अलग हैं, कहने के लिए आप सब इंडिया अलायंस में हैं। उद्धव ठाकरे पर आपको भरोसा नहीं है। उद्धव ठाकरे आपके पीछे लगे रहे मजबूती के साथ, अपनी इमेज को उन्होंने कुर्बान कर दिया, बरसों बरस के साथी को कुर्बान कर दिया, लेकिन वो भरोसा विश्वास नहीं बन पाया। वही हाल एनसीपी के साथ हुआ, आपको उस पर भी भरोसा नहीं है। अब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, अब पोलिंग परसेंटेज पे भरोसा नहीं है। क्या इन्हीं सब चीजों की वजह से कांग्रेस जनता के बीच से खारिज हो रही है? वात्सल जी, पोलिंग परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर करती है। इलेक्शन के काउंटिंग क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नतीजे ये फेयर नहीं है? आप सीधा जवाब केवल इतना दीजिए, बाकी क्या है इस पर कांग्रेस के लोग चर्चा करते हैं? एकदम मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कि फॉर्म 16 दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों को। चुनाव के दिन खत्म होता है पोलिंग। सिर्फ महाराष्ट्र का नतीजा जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वो फेयर नहीं है, बाकी पॉइंट बताइए ना डॉक्टर साहब। मैं पॉइंट बता रहा हूं, मैं टू दी पॉइंट बात बता रहा हूं। पोलिंग के घड़ी जब पोलिंग खत्म होता है तो फॉर्म 16 दिया जाता है भर करके, सिग्नेचर करके अधिकारियों के द्वारा, कि कितने पोल हुए, कितने बचे रह गए, इस बूथ पर कितने थे। तो जब पोलिंग के दिन डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर 3 दिन के बाद काउंटिंग के दिन तक 5-6% बढ़ कैसे गए? ये सवाल है।
इलेक्शन कमीशन से सवाल है। एक सवाल और पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, आप खुद जाने माने वकील हैं, आपने हमारे ही प्लेटफॉर्म पर 2 दिन कहा है कि चारा घोटाला मामले में आप कोर्ट गए थे, क्या इस मुद्दे पर आप कोर्ट जाएंगे? प्रमाण आपके पास है, आप आधिकारिक तौर पर यह बात कह रहे हैं, आप एक वकील भी हैं, आप इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे? देखिए, अगर नतीजे इतने गलत हैं, कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं सोच रहा हूं कि जब हर एक 2 घंटे पर इलेक्शन कमीशन देती है मीडिया को कि इतने % पोल हुए, तो फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अलग कैसे होता है? मैं इससे सोच रहा हूं कोर्ट में जाने की। या तो आप दीजिए, नहीं तो दीजिए, तो उसके बाद दूसरा डाटा नहीं होना चाहिए। काउंटिंग के घड़ी तक बढ़ जा रहा है, 20 लाख वोट बढ़ जा रहा है महाराष्ट्र में काउंटिंग के घड़ी, और वोटिंग के घड़ी नहीं बढ़ रहा है, काउंटिंग के घड़ी बढ़ रहा है। झारखंड में नहीं बढ़ रहा है, आपका कैलकुलेशन झारखंड में वही रह रहा है, काउंटिंग के घड़ी भी यहां नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? वो जब हर एक जिले के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो आखिर क्या दे रहे हैं? मामले को लेके तो आप कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए इस पर तो हम कोई बहस करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूं कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और अलायंस महाराष्ट्र में जो हारा है उसकी वजह सिर्फ चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की गलती है, ये आपको लग रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए संक्षेप में। हाँ, ये है जी, ठीक है सर, बिल्कुल। तो चलिए, डॉक्टर साहब की अपनी राय है कि महाराष्ट्र में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी और महायुति को, वो केवल चुनाव आयोग की वजह से है। ये डॉक्टर साहब की अपनी राय है, ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जरूर कैपिटल हेडलाइंस का है, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी स्वतंत्र राय रखने के लिए स्वतंत्र है, और उन्होंने दावा किया है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जाएंगे। निश्चित तौर पर हम भी इंतजार करेंगे कि क्या कोर्ट का फैसला, चुनाव आयोग ने आज जो नतीजे दिए हैं, जो इतनी बड़ी जीत है जिसको भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे अलग चीज कोर्ट में जाने के बाद डॉक्टर साहब के निकलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक ये दावा नहीं किया है कि वो कोर्ट में जाएंगे। खैर डॉक्टर साहब, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन क्योंकि मुद्दा कुछ और भी है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस चुनाव के बाद, इन चुनाव नतीजों के बाद जो प्रमुख चेहरे हैं, थोड़ी सी बात उन पर भी कर ली जाए। मैं अपने दोनों मेहमानों से पूछूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई लोग मान रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद छवि पर असर हुआ है, दमखम कुछ कमजोर हुआ है। अब हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, जीत के बाद सिंह साहब, पहले मैं आपसे जानूंगा, संक्षेप में बताइएगा अब क्या स्थिति देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? चेहरे कई हैं, इसलिए संक्षेप में बताएंगे तो जल्दी बात खत्म होगी। जी, जो ये चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके टाइम में जो एक बनाया गया धारणा, और उसका खास करके जब रिजल्ट आया था, तो कि मोदी जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है और अब बहुत जल्दी राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा और अब महाराष्ट्र रिजल्ट ने साबित कर दिया है, कि साबित ही नहीं कर दिया है बल्कि जनमानस उसको स्वीकार करने लगा है, और नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये स्वीकार किया जाने लगा है कि मोदी जी का पहले से भी ज्यादा व्यक्तित्व स्ट्रांग हुआ है, और उनका ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है, और इतना ऊंचा कि अब उस शिखर को और किसी के लिए मैच कर पाना बहुत असंभव है, मुश्किल है। जी 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 जी, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं सिंह साहब से सहमत हूं, और मैं सलाह दूंगा कांग्रेस जैसी पार्टी को कि आप चुनाव से बाहर हो जाइए, आम लोगों की सेवा कीजिए, चुनाव मत लड़िए, क्योंकि जब तक जिंदा है मोदी जी, चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम तो दुआ करेंगे इनकी उम्र लंबी हो और स्वस्थ रहें, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। ये आपके अपनी राय है। बहुत एक सेकंड वात्सल्य जी, एक सेकंड। वो डॉक्टर साहब एक व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात उन्होंने कहा है कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाए लेकिन बहुत प्रासंगिक चीज है। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस नीति गठबंधन ने जो गलतियां की है वो ये है कि ओवैसी की पार्टी से लोग इतना घबरा गए कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड,
इन लोगों के मौलानाओं को 17 सूत्री मांगों को एक्सेप्ट करना, उन लोगों से मांगे बनवाकर सामने लाना, उसको मीडिया में प्रचारित करना और उसको उन लोगों को फ्रंट पर लाकर मीडिया में उनके बयान दिलवाना कि महा अघाड़ी के पक्ष में वोट दीजिए ताकि भाजपा को हराया जा सके, ताकि भाजपा को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोका जा सके। इन सब चीजों से घबराहट में जो किया गया दनादन काम, और इसका घबराहट का एकमात्र कारण था ओवैसी से इन लोगों का डर। इतनी छोटी छोटी बातों से आप डर कर इस तरह की हरकतें करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए आप चाहे जितना भी मोदी जी के पर्सनालिटी पर व्यंग्यात्मक बाण चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें माना जा रहा है इस जीत के पूरे आर्किटेक्ट हैं, इनकी छवि को भी मजबूती मिली है महाराष्ट्र, क्योंकि जब दो फाड़ हुए थे शिवसेना के और एनसीपी के, तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे लगाए गए थे अमित शाह साहब पर। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, यानी 62 से घटकर 33 सीटें रह गई थी लोकसभा के अंदर, तब भी यह माना गया था कि अमित शाह साहब और योगी आदित्यनाथ जी में सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए भाजपा का प्रदर्शन पर असर पड़ा है। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि इनकी छवि को सबसे ज्यादा मजबूती मिली है, क्योंकि सारे फैसले महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं अमित शाह साहब ने लिए, ऐसा बताया जाता है। जी सिंह साहब। जी, इसमें एक चीज है कि जैसे 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े थे, बाद में वो विपक्ष के साथ जाकर सरकार बना लिए, तो इसका एक तरह से बदला लिया अमित शाह ने उनकी पार्टी को तोड़कर और ये सारी चीजों करके। तो उसके बाद लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो 37 सीटों पर जीत गई सपा और 6 सीटों पर कांग्रेस, तो इसको देखा जाने लगा और पूरे देश में एक मैसेज गया कि अमित शाह ने जानबूझकर योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक झगड़ा खड़ा किया और इन दोनों के आपसी विवाद, आपसी मतभेद और आपसी तरह तरह की चीजों का नतीजा रहा कि यूपी जैसे सबसे बड़े स्टेट में 80 लोकसभा सीटों वाली स्टेट में भाजपा को बहुत बुरी तरह मात खानी पड़ी, और इसी तरह का चीजें जारी रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका भाजपा ने एक रणनीतिक काम किया कि सीधे पर्दा के पीछे ले जाकर बैठा दिया अमित शाह को, और लंबे समय तक वो पर्दा के पीछे बैठे रहे। और हम लोग पिछले दिनों भी चर्चा किए कि मोदी जी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में काम किए हैं शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये पहली बार हुआ है उतने दिनों के बाद कि अमित शाह भी एक प्रमुख, बल्कि सब में सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में महाराष्ट्र में काम किए हैं। और इस बार जो जबरदस्त सफलता इनको मिली है, वहां जो माइक्रो मैनेजमेंट किए हैं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किए हैं, मोबिलाइज किए हैं, उसका एक फायदा इनको इमेज के रूप में मिलेगा, और आज के बाद से इनकी इमेज फिर से एक सकारात्मक रूप में लोगों के बीच जाने लगी है। जी जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? मुझे जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार ये पीछे से देख रहे थे झारखंड, नेतृत्व इनका था, फ्रंट पे काम कर रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह, लेकिन ये मूल रूप से यही आर्किटेक्ट थे झारखंड के। यूपी में कंप्लीट जोगी जी के जिम्मे था, और महाराष्ट्र था फडणवीस और वो गडकरी साहब के जिम्मे। वहां पर था कि कोई इंटरफेयर और कोई नहीं करेगा, ताकि आरएसएस कंबाइंड रूप से उन दोनों के साथ मिल करके और सहयोग करे, और मुझे लगता है कि उसी का प्रतिफल ये रिजल्ट है। जी, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में शायद जानकारी आपकी गलत है। बिल्कुल झारखंड में भी योजना इन्होंने ही बनाई। घुसपैठ का मुद्दा जब सबसे पहले अमित शाह साहब ने उठाया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर नेता ने इसके बारे में बात की, लेकिन चाहे वो गठबंधन हो, सीट बांटना हो महाराष्ट्र के अंदर, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, ये सारे फैसले अमित शाह साहब ने लिए, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आपकी जानकारी अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली जानकारी जो सामने आई है, और तमाम लोग श्रेय भी, आज भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा, हमारे नेता गृह मंत्री साहब, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने मोदी जी के इक्वल ही नाम लिया है आज अमित शाह साहब का।
डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी, चेहरा इनका चमकता हुआ दिख रहा है और ये चमक शायद उपचुनाव में जो जीत मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने तो लोकसभा चुनाव के पहले ही दावा कर दिया था कि इनकी कुर्सी जाने वाली है। अभी भी तमाम नेताओं ने दावे किए, लेकिन लगता है कि इन्होंने अपनी कुर्सी पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है। सिंह साहब जी बिल्कुल, ये तो अब तो उस तरह की चीजें रही नहीं। वो लोकसभा चुनाव के टाइम में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा या बहुत सारे लोग कह रहे थे, वो बातें कुछ हद तक साबित सही भी होगी। तभी तो इतना धुआं तभी उठता है जब आग कहीं लगी हुई होती है। लेकिन इस बार जो अभी आज के डेट में अगर कोई इस तरह की चर्चा कर रहा है तो वो बिल्कुल बेमानी है। अब क्योंकि अब तो देखने को मिल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी दोनों का केमिस्ट्री बहुत बदल गया है, और जहां जरूरत पड़ रही है खुद योगी आदित्यनाथ उनको केशव प्रसाद मौर्य को बयान देने के लिए आगे कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। और इतना ही नहीं, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ जो बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। इसलिए योगी आदित्यनाथ जहां यहां भी जोर लगा रहे थे, वहीं योगी आदित्यनाथ का झारखंड और महाराष्ट्र में भी डिमांड इतना था कि वहां भी उनको जाना पड़ रहा था लगातार। तो यदि उनको वहां भी जाना पड़ रहा था उन दोनों स्टेट में, और इनका बटोगे तो कटोगे सब जगह चल रहा था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज भी कुछ इस तरह की बातें हैं जो पहले हुआ करती थी। अब वो चीज नहीं रही। अब बहुत चीज बदल चुकी हैं और अभी मेन लाइन पर हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? मैं सिंह साहब से सहमत हूं। ये मुख्य लाइन पर है, मुख्य धारा में है। आरएसएस के सहयोग से ये कंप्लीट छूट था जोगी जी को कि आप देश भर में जो नारा गढ़ सके, जो दे सके, हिंदुत्व को धारदार बना सके, वो आप दीजिए। इन्होंने ये काम किया भी। इसको अपने अपने ढंग से प्रधानमंत्री जी ने भी ढाला। जैसे इनके कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, उसको उन्होंने दिया कि जुटोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एडिशन किया फडणवीस साहब ने, उसको दिया ये सारे। तो मैं जो समझता हूं उसके अनुसार ये अहम भूमिका रही है देश भर में आज के डेट में आदित्य जोगीनाथ जी का आरएसएस के सहयोग से कि आप लीड रोल लीजिए, और लीड रोल ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लीड रोल ले रहे हैं सोरेन साहब। आज अगर इनकी बात नहीं होगी तो फिर कब होगी? जेल गए, जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री बने, इनके सहयोगी जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री अपनी जगह बनाया था, कलहन के टाइगर, इनको छोड़ के चले गए, चंपाई सोरेन, और इनको घेरने की पूरी कोशिश की गई। केंद्र सरकार के 2 दिग्गज लोग इसमें लगे, और शिवराज सिंह चौहान तो लगातार कैंप करते रहे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार वहां रहे। तमाम दिक्कतों के बावजूद, सहयोगियों के जाने के बाद, बड़े भाई की वाइफ सीता सोरेन के जाने के बावजूद, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद इन्होंने ये लड़ाई जीत कर दिखाई है। इनके बारे में सिंह साहब क्या कहेंगे? जी, इनके बारे में हम ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन और इनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों का ही व्यक्तित्व, पर्सनालिटी इतना अभी ऊंचा हो गया है झारखंड की राजनीति में, अब जिसका विकल्प भाजपा को खोजने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में भाजपा के पास अब इस कद का कोई नेता नहीं रहा। बाबूलाल मरांडी अब कहे कि आउटडेटेड हो गए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इसलिए भाजपा को इनके स्तर का एक नेता खोजने में बहुत परेशानी होगी। क्योंकि झारखंड में एक चीज और हुआ ना कि इतने बड़े दिग्गज हेमंता बिस्वा शर्मा, इतने बड़े दिग्गज शिवराज सिंह चौहान की रणनीति को डिफीट करते हुए, और ये भी बहुत बड़े मार्जिन से, ये पति पत्नी ने अपने आप को जितना स्थापित किया, इसमें सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं, इनकी पत्नी का भी फिगर बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत बड़ा कद हो गया है। तो इन दोनों कद की बराबरी करने के लिए भाजपा को बहुत बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। और पहले एक डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि झारखंड की रणनीति अमित शाह बना रहे थे, तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। महाराष्ट्र की रणनीति बना रहे थे अमित शाह, वहां नितिन गडकरी भी काफी इस बार योगदान रहा, बहुत अच्छा खासा योगदान उनका भी रहा। लेकिन झारखंड में प्रचार करने के लिए अमित शाह भी आए, योगी आदित्यनाथ भी आए, लेकिन रणनीतिकार 2 ही थे, हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। जी जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे हेमंत सोरेन?
देखिए, हेमंत सोरेन सफल इसलिए हुए क्योंकि बीजेपी कई गलतियां की और उससे सहानुभूति का एक लहर उपजा हेमंत सोरेन के पक्ष में। पहली गलती कि बगैर साबित किए हुए जेल में रखा, बगैर साबित किए हुए चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा, एक। और दूसरी गलती ये कि लगातार कहते रहे पूर्व सीएम थे जब जेल गए थे। हेलो, लगातार बीजेपी के लोग कहते रहे कि घुसपैठिए को ये दे रहे हैं शरण। भैया 10 साल से सरकार आपकी है, बॉर्डर पे जिम्मेवारी आपकी है, घुसपैठिया कैसे? और झारखंड का बॉर्डर है भी नहीं दूसरे देश से, बांग्लादेश से झारखंड का बॉर्डर नहीं है, बंगाल का है। तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? ये झूठे चीज को वहां के लोगों ने लिया, ये गलत बोल रही है बीजेपी, उसका नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को कि उसकी सीटें घट गई और उसी का परिणाम निकला कि हेमंत सोरेन कारगर हुए, सफल हुए। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जब ये जेल गए थे तो इस्तीफा देकर गए थे, पूर्व सीएम थे। बस मैं ये कहना चाह रहा था, प्रियंका गांधी, निश्चित तौर पर बहुत इंतजार था कांग्रेस के तमाम वर्कर्स को। 35 साल पहले इन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, अपने पिता का चुनाव प्रचार किया, मां सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार किया, भाई राहुल गांधी का चुनाव प्रचार किया, कई कांग्रेस के नेताओं का, उम्मीदवारों का प्रचार किया। आखिर में खुद मैदान में उतरी और 64.99% वोट, टोटल जो पोलिंग हुई थी 64.99% वोट लेकर जीती हैं। आज की कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खबर यही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वायनाड सीट रखकर इनको रायबरेली से उतारना चाहिए था। शायद उत्तर भारत में कांग्रेस जो जमीन खो रही है वो बड़ा मजबूत आधार होता, लेकिन ऐसे मौके पर जब कांग्रेस हर जगह हार रही है, सिर्फ कुछ एक सीटों को झारखंड में और कर्नाटक में जीतने के अलावा बाकी हर जगह कांग्रेस को मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। उस समय प्रियंका गांधी की जीत 4,10,000 से ज्यादा वोटों से जीत, और पार्लियामेंट का मंडे से सेशन शुरू हो रहा है, उस समय उनका वहां पहुंचना, जब राहुल गांधी पर तमाम लोग आलोचक मिसाइलें दाग रहे हैं, प्रियंका गांधी बिल्कुल एक ताजा हवा के झोंके की तरह होंगी उनके लिए। राजनीति में नई नहीं है, लेकिन संसदीय राजनीति में बिल्कुल नई है और कांग्रेस को एक नई जान दे सकती है। ये एक निराशा भरे दिन में कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक बार हेमंता बिश्व शर्मा को मैं सुन रहा था, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो वो बता रहे थे कि वो चूंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, तो वो अपने बता रहे थे कि उनको पता है कि सोनिया जी कभी नहीं चाहेंगी कि बेटी को हमारा उत्तराधिकार मिले। वो हमेशा चाहती थी कि राहुल गांधी को ही मिले, इसीलिए इनको साइड में रखा जाता था, प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को आगे बढ़ाकर रखा जाता था। एक चीज, दूसरी चीज कि दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रियंका गांधी ज्यादा सुलझी हुई हैं, क्योंकि उनके भाषण में थोड़ा सा तारतम्यता रहता है, प्रासंगिकता रहता है और अट्रैक्शन भी रहता है, लोगों को अच्छा भी लगता है। राहुल गांधी कभी भटकते हैं, अजीबोगरीब कभी हरकत करते हैं। एक बार बोल रहे थे कि राहुल गांधी को आप सामने देख रहे हैं, वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी को मार दिया, और भी कई तरह की चीजें उन पर बन चुकी हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी को होगा। इसलिए नहीं होगा कि परिवार में कोई डिफरेंसेज है आज के डेट में, आज के डेट में तो नहीं है, भले ही बाद में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पार्टी में रैंक एंड फाइल है, जो कार्यकर्ताओं की फौज है, जो नेताओं की फौज है, उनको आने वाले दिनों में उनकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, अब राहुल गांधी को रखिए दिल्ली में बैठाकर, हमको हमारे क्षेत्र में प्रियंका गांधी को भेजिए, हमको उनका प्रचार चाहिए, हमको उनका वरदान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो ये जब चीजें होंगी तो हमको लगता है कि दिक्कत कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और आपने सही कहा कि इस चुनाव में प्रियंका गांधी 4,11,000 के मार्जिन से जीती हैं, जबकि इसी 2024 के आम चुनाव में
राहुल गांधी उसी वायनाड सीट से मात्र 3,64,000 मतों से जीते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए मुसीबत का कारण बनेगी। राहुल गांधी हर महीने विदेश जाते हैं, प्रियंका गांधी ज्यादातर इसी देश में रहती हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हमको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर या जनता के बीच में जो परिस्थितियां बनेंगी वो प्रियंका गांधी की ओर ज्यादा झुकती हुई नजर आएंगी। आपने सही कहा कि रायबरेली से लड़ती तो यूपी जैसे सबसे बड़े स्टेट में कांग्रेस को बहुत फायदा होता, आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही फायदा होता, लेकिन उस फायदा से वंचित रह गई कांग्रेस पार्टी मात्र एक गलती से कि इनको ले जाकर वायनाड से लड़ा दिया। जी जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ कहेंगे? 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। कैपिटल हेडलाइंस पर मैंने पहले भी कहा था कि प्रियंका गांधी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी आदरणीय राहुल गांधी जी के अपेक्षा, और जीती भी, ये बात सही हुआ। मेरा आकलन इसलिए इस तरह का था क्योंकि मैं समझता था कि आम पब्लिक से ये ज्यादा कनेक्ट करने में सक्षम है, अपने भाषणों के माध्यम से ये ज्यादा नजदीक मतदाताओं के बीच में पहुंच पाती है, ये इनकी खूबी है। सिंह साहब भी बता रहे हैं, तारतम्य इनका रहता है भाषणों में। आपने जो कहा कि बरेली से, मैं तो उन लोगों में मानने वालों में था जो चाहते थे कि प्रियंका गांधी बनारस से लड़े, और मुझे विश्वास है कि अगर ये बनारस से लड़ती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हारे हुए होते। तो वहां से ये लड़ती तो ज्यादा कांग्रेस को फायदा होता, इंडी गठबंधन को फायदा होता। मोदी जी को रोक पाते बाहर प्रचार करने से प्रियंका गांधी अगर लड़ती तो इसका फायदा होता। ये जरूर निश्चित है कि कांग्रेस को आने वाले समय में प्रियंका गांधी के नेतृत्व से फायदा होने वाला है। अब जब ये पार्लियामेंट में गई हैं, लोकसभा में, वहां पर सोनिया जी नहीं है, वहां कमान ये संभालेंगी और एक एमपी के हैसियत से भी देश भर में कांग्रेस वर्करों के बीच में जाएंगी। इनकी भूमिका अहम रहेगी। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी को पद और ये सब चीजों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पद प्रतिष्ठा से। वो आदमी राजनीतिक संत है, अपने धुन में वो काम करते रहेंगे। लोग जो कहना होगा, जिस तरह का बनाना होगा, उनका इमेज बनाते रहेंगे, लेकिन वो अपने कर्मों से लोगों को परेशानी में भी डालते रहते हैं। पैदल भी चल सकते हैं, बिना डर भय के कोई मुद्दा जो है उसको उठा सकते हैं। राहुल गांधी में ये क्षमता इस देश में है। बहुत लोग हैं जो डर के मारे घर बैठ गए, पार्टी छोड़ के दूसरे जगह मिल गए, इन्हीं के मित्र, राहुल गांधी के ही मित्र, कई मित्र हैं जो चले गए। लेकिन राहुल गांधी में ये क्षमता है कि एमपी की संख्या कितनों कम हो जाए, लेकिन वो आदमी अपने तरीका से बात को रखते रहेगा देश की आम जनता के लिए। इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में, और सेक्रीफाइस है। दोनों भाई बहनों में काफी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की क्षमता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, प्रेम है भाई बहन के बीच में। तो कोई विवाद होने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी को अगर लगेगा कि मैं अब सकल हूं, 1 मिनट में छोड़ के चल देगी। राहुल गांधी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप लोग ने बार बार कहा कि चीफ मिनिस्टर का किसी को रख के रखना चाहिए था सामने और तब लड़ना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, न प्रधानमंत्री के रूप। उसके बारे में हम लोग किसी और मुद्दे, किसी और दिन बात करेंगे। 1 घंटे की हमारी ये चर्चा हो गई है।